नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोरोना से लड़ाई सिर्फ तालाबंदी और टेस्ट के मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही है। एक मोर्चा वहां भी है जहां इसके इलाज के लिए वैक्सीन की खोज हो रही है। वहां पर दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी जुटी हुई हैं, उनके साथ रिसर्च संस्थाएं, सरकारें, दवा बनाने वाली कंपनियां, सब अलग अलग अपना ज्ञान, अपना पैसा लगा रही हैं ताकि कम से कम समय में इसके टीके की खोज कर ली जाए। साइंस विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है नेचर। इसने लिखा है 7 अप्रैल को कि इस वक्त दुनिया में 78 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पीछे से 37 ऐसे और प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं जिनमें टीका को लेकर रिसर्च होगा और खोज निकालने की कोशिश होगी। इस वक्त 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंसानों के शरीर में ट्रायल के स्टेज में पहुंच गए हैं। तो इतना कुछ हो रहा है। आप आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते होंगे कि फलाना डॉक्टर ने ये खोज निकाला, किसी ने जीन का सीक्वेंस बना दिया है, उसका क्रम बना दिया है, किसी ने कुछ कर लिया है। ऐसी खबरों का हम क्या करें, इन्हें कैसे देखें? ये इस दौर में चुनौती भी है क्योंकि हम जैसे पत्रकारों की वैसी योग्यता नहीं है कि हम बदलते विषयों के साथ महारत हासिल करके आपके पास आ जाएं। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो अमेरिका में इसी तरह के एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। फराज जैदी, माता पिता और ये तो खुद मुंबई में पले बढ़े, लेकिन फिर भी इनका परिचय आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के वासी इस बात से खुश हो सकते हैं कि फराज जैदी उन्हीं के शहर के हैं। पुणे के डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स से बीटेक किया है। उसके बाद फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर किया। कॉलेरा के वैक्सीन पर रिसर्च किया है। पिछले 6 साल से विस्टार इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। यह वो इंस्टीट्यूट है जहां रुबेला, रेबीज, रोटावायरस जैसी कई बीमारियों का टीका खोजा गया। फराज जैदी और डैनियल पार्क उस टीम का हिस्सा हैं जो वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन यानी टीका के खोज का काम जनवरी के अंत में ही शुरू हो गया। जैसे ही चीन ने जेनेटिक कोड जारी किया, काम में तेजी आ गई। भारतीय रुपए में देखें तो ये कोई 67-70 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नॉर्वे का एक संगठन है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, इसने भी पैसे दिए हैं। चीन की दवा कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। दुनिया के कई संगठन इसमें मिलकर काम करते हैं। तो एक तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में विज्ञान और शोध से संबंधित कितनी अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम आम दिनों में जानने की परवाह भी नहीं करते, और टीवी वालों को तो खैर इन सब चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं मिलता है। तो फराज जैदी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी में बोल सकते हैं, और कई बार ये समस्या होती है कि ऐसी जानकारियां हमारे दर्शकों तक अनुवाद के ज़रिए बहुत कटती छटती हुई पहुंचती हैं, सीधे नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम बहुत आभारी हैं इस बात के कि फराज हमारे साथ हिंदी में फिलाडेल्फिया से बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। फराज साहब, हमें थोड़ा सा आइडिया देंगे कि आपका प्रोजेक्ट, आप जहां पर जिस संस्थान में काम करते हैं वो क्या है और किस तरह का ये प्रोजेक्ट है? ये जी जरूर। मैं विस्टार इंस्टीट्यूट नाम की इंस्टीट्यूट है, जो बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो मेनली कैंसर और वैक्सीन रिसर्च पे काम करती है। हमारा प्रोजेक्ट कोरोना वायरस की वैक्सीन, DNA वैक्सीन बनाने के लिए है, और वो कोलैबोरेशन में है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है इनोवियो, उनके साथ है। ये हमारा अटेम्प्ट जो है वो DNA वैक्सीन एक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स होती है, उस पे है। अगर थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो वायरस को आइडेंटिफाई करके उसका स्ट्रक्चर देख के, वायरस के स्ट्रक्चर पे एक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन, उसको आइडेंटिफाई करके आप उसके हिसाब से DNA प्रोड्यूस करते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और आप ह्यूमन बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करता है उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट। फराज साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कहा जाता है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसके कई स्ट्रेन्स होते हैं। मतलब मैं हिंदी में कह सकता हूँ कि प्रजातियाँ होती हैं, कई रूप होते हैं, और आप एक वैक्सीन बनाएंगे तो वो एक ही रूप पर काम करेगा, तब तक वो कई और रूप बना चुका होगा, कुछ म्यूटेट का हो जाने की बात होती है। तो इन सब तकनीकी चीज़ों को बताते हुए
आप बता सकते हैं कि अगर कोरोना ने रावण की तरह 10 सिर रख लिए जी तो फिर कौन से तीर चलाने पड़ेंगे, इंजेक्शन उसका कैसा आएगा? जी वायरस काफी नोन होते हैं म्यूटेट करने के लिए, बट यूजली जैसे सालाना फ्लू होता है उसके लिए हमेशा वैक्सीन बनी होती हैं, आप लेते हैं। उसी तरह वायरस म्यूटेट करता है, काफी सारे करते हैं, बट कोशिश ये होती है कि जो कंजर्व रीजन है उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाए जो चेंज नहीं हो रहा है। अब म्यूटेशंस कहीं भी हो सकते हैं, तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ऐसी जगह पे वैक्सीन बना सकते हैं ऐसी चीज को लेके जो म्यूटेट नहीं करे और उसकी वैक्सीन चलती है। या और जे एक बार मेरे हिसाब से डीएनए वैक्सीन बन गई तो अगर कुछ म्यूटेट करता है तो उसके अगेंस्ट सिमिलर वैक्सीन बना के यूज भी किया जा सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। अमेरिका के ही अखबारों में पढ़ रहा था जी कि वहाँ एक एंटीबॉडी टेस्ट की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर किसी के भीतर वो वायरस गया और वो बीमार नहीं पड़ा तो उसके भीतर एंटीबॉडी बन जाती है, यानी शरीर के भीतर ही कुछ बन जाता है जो वायरस से लड़ सकता जी है। तो ये टेस्ट किया जाए और जिनके भीतर एंटीबॉडी बन गई है वो काम पर जा सकते हैं। क्या ऐसे टेस्ट और ऐसी बातों की विश्वसनीयता है इस वक्त? जी जैसे मैंने कहा, जैसे हम वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली जाके आपकी बॉडी में हम्म। एंटीबॉडीज ही बनाता है जो आपकी बॉडी को क्षमता देती है वायरस से लड़ने की। और इम्यून सिस्टम बॉडी का डेवलप करता है, मेमोरी सेल्स बनाता है जो याद रखता है कि इस वायरस ने कभी अटैक किया था, आगे भी हो सकता है और इससे ऐसे लड़ना है, इसको ऐसे खत्म करना है। तो एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वैक्सीन वही होती है, प्रोफाइलैक्टिक होती है, प्रिवेंटेटिव होती है मोस्टली। तो एक बार आप वैक्सीनेट हो जाएं तो हम्म। आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। और फिर जब कभी वायरस अगर अटैक करे तो आपकी बॉडी में उतनी क्षमता डेवलप हो जाती है कि उस वायरस से लड़ सके और उसको मात दे सके। पर अभी क्या नॉर्मल जो ठीक हो गया है, जैसे यहाँ पर कई राज्यों में भारत में प्लाज्मा ट्रायल की बात हो रही है कि जो मरीज ठीक हो गया है कोरोना से उसका रक्त का हिस्सा लेकर दूसरे में डाला जाए जो बीमार है और उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए जिससे वो कोरोना से लड़ सके। जी इस दिशा में आपको कितनी जल्दी कामयाबी दिखती है और ये कितना कितना मजबूत रास्ता है आगे बढ़ने के लिए? ये एक तरीके का रास्ता हो सकता है। ये मैं हम भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि प्लाज्मा यूज हो रहा है और ये एक अच्छा नतीजा है या रास्ता है जल्द से जल्द ट्रीट करने का या लोगों को सेव करने का। प्लाज्मा वही, जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट्स हैं, जी। बट एट द सेम टाइम ये भी होता है कि आपको पूरी एक स्टडी करनी पड़ती है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कि आपने वैक्सीन बनाई और वो कैसे चल रहे हैं, जो रिजल्ट्स चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन कैसे चल रही है। वैसे ही प्लाज्मा के लिए भी स्टडीज होनी चाहिए देखने के लिए कि वो क्या वो हम्म। सही में वैसा काम कर रहा है कि नहीं। और आई थिंक अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है, थोड़ी और स्टडीज होनी पड़ेगी ताकि हम डेफिनेटिवली कह सकें कि हाँ ये काम कर रहा है। हम्म। पर ये बॉस्टन बायोटेक फर्म जो है मॉडर्ना, उसने 16 मार्च को ह्यूमन ट्रायल शुरू कर जी दिया था। कई जगहों से ये खबरें हमें पढ़ने की मिली है कि कई रिसर्च जो हैं वो इंसानों के छोटे से समूह में इंजेक्शन दे रहे हैं, जिसे मैं अपने आम दर्शकों के लिए समझा रहा हूँ। जी इसको ह्यूमन ट्रायल करते हैं, ये शुरू कर जी दिया है। कुछ लोग, गार्डियन में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसका वैक्सीन आने में 10 से 12 साल लगेंगे। आप कह रहे हैं दुनिया भर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, फिर भी इतने वक्त क्यों लग रहा है? फिर हम क्यों नहीं जल्दी उस तक पहुंच पा रहे हैं? देखिए, वैक्सीन बनने में जैसे आपने भी कहा कि कईयों साल लग जाते हैं, 10 से 14 साल लग सकते हैं। बट और ये अभी एक नया वायरस आया है, उसकी स्टडी करने के लिए समय लगता है, क्या डिफरेंसेस है वो देखने के लिए समय लगता है। वैक्सीन कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए समय लगता है। फिर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें से वैक्सीन को गुजरना पड़ता है ताकि वो अप्रूव हो। जैसे प्री क्लिनिकल स्टेज हुआ जो लैब में एकदम क्लिनिकल स्टेज ह्यूमन ट्रायल से पहले होता है, उसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, फिर वो सब हम्म। जब उसके रिजल्ट्स सेटिस्फैक्टरी हो, अच्छे हों, तो फिर वो क्लियर होती है ह्यूमन ट्रायल्स में जाने के लिए। तो इसको यूजली आराम से हम्म।
काफी समय लग सकता है, 2 साल 5 साल काफी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी वैक्सीन बना रहे हैं और आप किस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं। तो मेरी समझ से क्या कोई चाइना। ऐसी वैक्सीन? जी जी, जी, हाँ, चाइना। जी जो जी, आप अपनी बात जी करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। थिंक हाँ। 10 जनवरी के आसपास चाइना से रिलीज हुआ था सीक्वेंस कोरोना सार्स कोवी 2 का, और उससे हमने और मॉडर्ना ने वैक्सीन डिजाइन की और क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर आप देखें 10 जनवरी से मॉडर्ना मिड मार्च में, और हमारी विस्टार इनोवियो की वैक्सीन 6 अप्रैल में क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुकी है। तो आई थिंक ये बहुत इससे ज्यादा तेज कभी ट्रायल्स शायद ही सुना होगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी खासी पर आप अचीवमेंट कह है। रहे हैं कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जी जी, आप जिस टीम का हिस्सा हैं, उसका रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल में पहुँच गया जी है। तो जाहिर है आप लोगों का जीवन भी बदल गया होगा। थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, और क्लिनिकल ट्रायल से हमारे दर्शक, जो आम दर्शक हैं, जी वो क्या समझें फिर? जी क्लिनिकल ट्रायल। सो वैक्सीन रिसर्च क्या होता है, पहले लैब में रिसर्च होते हैं, फिर एनिमल्स में रिसर्च होते हैं, अलग अलग तरीके के, छोटे से बड़े तक। फिर और ये ट्रेडिशनल वे है कि, और फिर जाके जब सब जगह सेटिस्फैक्टरी हम्म। होता है तो ह्यूमंस में जाता है। उसको क्लिनिकल ट्रायल्स तब हम्म। शुरू होता है ह्यूमंस के अंदर। तो अ, हम्म। जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स विस्टार इनोवियो का क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग फेजेस होते हैं, 1 2 3, और काफी समय 4 भी यूज होता है। 1 में कम लोग एनरोल होते हैं, स्टडी छोटे ग्रुप ऑफ पीपल में होती है, उसमें सेफ्टी देखते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हम्म। कि अगर आप किसी को कोई वैक्सीन दे रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। आप किसी वायरस के अगेंस्ट दे रहे हैं, हम्म। अगर वो वैक्सीन ही कहीं नुकसान ना कर जाए, एडवर्स इफेक्ट ना क्रिएट करते बॉडी के अंदर, तो वो पहले सेफ्टी चेक होती है, टेस्ट हम्म। हुई जाती है। फेज 1 में बहुत कम नहीं, बट डिसेंट नंबर ऑफ सबसेट होता है लोग का। अलग अलग चीजें आप ट्राई करते हैं, डोसेस काफी समय होते हैं, अलग अलग वैक्सीन का डोज ट्राई करते हैं। तो आप लोग फेज 1 पार कर गए हैं या फेज 1 फेज में वन हैं अभी? फेज वन शुरू हुआ है, आई थिंक लास्ट मंडे, जो April 6 था, तब फेज 1 शुरू हुआ है, जिसमें हम्म। पहले सब्जेक्ट को वैक्सीनेट किया है वैक्सीन से। और ये क्योंकि बहुत हम्म। जरूरी अभी जरूरत है इस वैक्सीन की, इसलिए रोलिंग बेसिस पे कर रहे हैं कि जैसे जैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, जैसे जैसे लोग एनरोल कर रहे हैं स्टडी में, वैसे वैसे वैक्सीनेट कर रहे हैं। और उसका अलग रेजिमेंट हम्म। होता है कि कितनी दफा वैक्सीन दी जाएगी, और कितनी दफा वो आके ब्लड देंगे ताकि उस पर टेस्टिंग हो सके और पता चल सके कि एंटीबॉडीज बन रही है कि नहीं, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है हम्म। कि नहीं। सो अभी फेज 1 है, इसके बाद तो फेज 2 आपने इस 3 जी, होगा। आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं इसके लिए, और जी आपकी टीम में कितने लोग हैं जिन्होंने इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 तक पहुंचाया है? जी जैसे मैंने कहा, ये कोलैबोरेशन है, इनोवियो फार्मास्यूटिकल है, हम एकेडमिक रिसर्च लैब है विस्टार में। तो हमारी विस्टार के लैब में जहाँ रिसर्च होती है, हमारी टीम में कुछ 25 से 27 लोग हैं जो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। ये भी है कि इंस्टीट्यूट वाइज काफी डायरेक्शंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मीटिंग्स आप अब ऑडिटोरियम या हम्म। कॉन्फ्रेंसेस रूम में कर नहीं सकते। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है, क्योंकि जो हम यूजुअली, हाँ, हफ्ते में एक बार मीटिंग्स करते थे, वो अब ऑनलाइन करते हैं अपने अपने कंप्यूटर पे। काफी लोग अपने घर से करते हैं, काफी लोग लैब में ही बैठ के 6 6 8 8 फीट दूर बैठ के मीट करते हैं। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राइट। हम जी। मास्क पहन के काम कर रहे हैं। एक। और बट जैसे आप बोल रहे थे कि काम हम्म। कैसे चल रहा है यहाँ पे, काफी जगह पे ऑलमोस्ट सारी दुनिया में बोला जा रहा है कि घर रहें और घर से काम करें। बट हमारे इसमें काफी अलग है, क्योंकि जाके काम करना है, लैब वर्क घर बैठे नहीं हो सकता। तो काफी अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, जैसे स्टैगर कर रहे हैं टाइम्स। अगर 30 जन को आना है लैब, तो सुबह कोई आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है, कोई रात को आ रहा है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 4 5 6 दिन जाते हैं। उसको कोशिश की जा रही है कि जल्द से हम्म। जल्द
खत्म किया जाए, तो काफी लैब मेंबर्स हैं जो रात को 2-2 4-4 बजे तक लैब में रहते हैं, काम करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बट चैलेंज है, तो एक्सेप्ट करना है, उससे भिड़ना है। आपकी टीम सफल होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। जी भारत में एक बात फराज इस बात को लेकर हो रही है कि इससे लड़ने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा दें, प्रतिरोधी क्षमता को। जी तो इसके लिए ये चीज़ें खाएं, या फिर इसके लिए कोई इंजेक्शन बनाए, जैसे ICMR, जी भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ने कहा कि वो भी इम्यून बढ़ाने के लिए वैक्सीन के ट्रायल पर प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आजमा रहे हैं। क्या इस इम्यून को बढ़ाकर भी लड़ा जा सकता है? क्या एक प्लाज्मा हो गया, एक वैक्सीन हो गया, एक इम्यून बढ़ाकर क्या कोई लड़ सकता है? क्या ऐसा कोई डेटा है कि इस बीमारी से वही मरा है या वो गंभीर हुआ है जिसका इम्यून सिस्टम, शरीर में लड़ने की क्षमता या ताकत कम है? अच्छे इम्यून सिस्टम वाले लोग मरे नहीं हैं या गंभीर नहीं हुए? जी ऐसा कहा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, अभी डेटा मैं नहीं समझता कि इनफ है प्रिंट में कि कहा जा सके, बट जरूर वायरस से लड़ जो वैक्सीन भी होती है वो बॉडी को एक क्षमता देती है, इम्यून सिस्टम को क्षमता देती है लड़ने की। तो बेसिकली आपका सब डिफेंस इम्यून सिस्टम ही संभाल रहा है। जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा, उतना अच्छी आपके पास क्षमता है किसी भी फॉरेन बॉडी से लड़ने की। तो जरूर आप जितना ज्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम है, उतना ज्यादा आप परसेंट वाइज सेफ रहेंगे, बट मेरे हिसाब से श्योरली नहीं बोल सकते कि नहीं होगा। और ये भी देखा जा रहा है कि हाई रिस्क पीपल, जैसे काफी लोग हैं जिसको ऑलरेडी प्री लाइन कंडीशंस है, उनके ऊपर अगर वायरस अटैक कर रहा है तो शुरुआत में तो डेथ रेट में ज्यादा थी, वो भी देखा जा रहा था। तो हाँ, इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, और अगर आप उसको बूस्ट कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। फराज, एक आखिरी सवाल कि आपकी टीम में जो 25 से 27 लोगों की टीम है, उसमें कितने भारतीय हैं? जी, अगर मैं गिनने चाहूँ तो 4 से 5 भारतीय हैं जो अलग अलग चीज करते हैं। कोई PhD स्टूडेंट्स है, कोई पोस्ट डॉक है, हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो कोई मास्टर स्टूडेंट है, तो अलग अलग चीज के, बट 5 से 6 भारतीय हैं। फराज, हो सके तो कई रात बिना सोए हुए आप मेहनत करें, और हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि आपको कामयाबी मिले। और अगर आप बहुत जल्दी वैक्सीन खोज निकालें तो इतना तय है कि आपके पूर्वजों का जो शहर है इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया है, वहाँ पर लोग दिवाली ज़रूर मनाएंगे कि उनके शहर के लड़के ने ये कमाल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज जैदी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, प्लेजर ऑल माइन। और अब हम बात करेंगे भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ICMR के वैज्ञानिक से, जो कोरोना से संबंधित भारत में भी कई तरह के प्रयोग की बात कर रहे हैं, जिनसे हमारे सहयोगी ने बात की है। रिसर्च तो काफ़ी हो रही है, बिकॉज जो कि हमें ज़्यादा पता नहीं है वायरस में, इसमें क्या है क्या नहीं है और किस तरह ये लोगों को अफेक्ट करती है। तो इसलिए रिसर्च बहुत ज़्यादा स्तर पर अलग अलग तरीके का रिसर्च हो रहा है। जैसे कि वायरसेस का जीनोम का हम लोग सीक्वेंस कर रहे हैं काफ़ी जगह पे, CCMB हैदराबाद में और IJB दिल्ली में। और वायरस का सीक्वेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसका रिसर्च में जो है उसका ये पता चलता है कि किसी आदमी को अगर वायरस लगा हो तो कहाँ से उसको लगा हो, तो सर्विलेंस करने के लिए। चीन का जियामिन शहर फुजियान प्रांत का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जीवन कितना सामान्य हो गया है। भारतीय बाजारों की तरह लोग अब सड़कों पर आवाजाही करने लगे हैं। रेहड़ी वाले अपना माल बेचने लगे हैं। मेट्रो के बाहर फुटओवर ब्रिज के पास कितनी भीड़ हो रही है, भारत की याद दिला रही है। मेट्रो के भीतर भी सामान्य से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। सरकार ने लोगों को बाहर निकालने के लिए मेट्रो टिकट मुफ्त कर दिया है। मास्क तो पहने हैं सब, मगर देह से दूरी के नियम टूट रहे हैं। सरकार ने सख्ती से पालन के निर्देश हटाए नहीं हैं, इसलिए मॉल वगैरह में आप देखेंगे कि देह से दूरी का पालन हो रहा है। चीन भर में कंस्ट्रक्शन मजदूर अपने काम पर लौट आए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम धीरे धीरे होने लगा है।
सड़कों पर लोगों ने ग्रुप बनाकर आना जाना शुरू कर दिया है। सोहन सिंह ने हमारे लिए एक छोटी सी रिपोर्ट भेजने का प्रयास किया है। 15 साल से वहां योग सिखा रहे हैं। प्रशासन ने योग करते रहने का सुझाव दिया है ताकि प्रतिरोध की क्षमता बनी रहे। चाइना में क्या स्थिति सामान्य हो गई है? सामान्य की ओर जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरा शुरू हो गया है, मेट्रो है, पब्लिक बस है, सारी चीजें शुरू हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लगभग खत्म है। जैसे मेट्रो में जाते हैं या पब्लिक बस में जाते हैं तो लोग पास पास खड़े हुए हैं, लेकिन सभी लोग मास्क लगा के जाते हैं। सुपर मॉल में आप एंटर करेंगे या फिर छोटी सी शॉप में या फिर सोसाइटी में, जहां भी आप जाते हैं तो पहले आपका टेम्परेचर लिया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आपके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, तब जाके आप अंदर जा पाते हैं। सभी लोगों को सरकार ने कहा है कि रोज जो नियम कायदे कानून हैं सेफ्टी के, उनका पालन करना है, उसमें कोई ढिलाई नहीं है। लेकिन बिजनेसेस धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। विश्वविद्यालय खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन 1 से लेकर 5 तक के जो स्कूल हैं वो अभी बंद हैं। और जो पब्लिक गैदरिंग वाले जो प्लेसेस हैं उनको अभी भी बंद रखा गया है, जैसे कि सिनेमा हॉल है या पार्क है। योग की विश्वसनीयता इस कोविड-19 महामारी के बीच में बहुत ज्यादा बुरी है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि फिटनेस सेंटर, स्पा, मसाज पार्लर, ये सभी बंद हैं इस समय, लेकिन योगा सेंटर्स को शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस महामारी के मध्य में चीनी सरकार ने ये कहा था लोगों से कि योगा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का ऊर्ध्वगमन करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं यहाँ कुछ योगा प्रैक्टिशनर्स के साथ बैठा हुआ हूँ और उनसे जानते हैं कि इस सिचुएशन में उनकी क्या राय है, क्या फील करते हैं। तो मैं चाइनीज में पूछूंगा, फिर आपके लिए मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। 现在去年有什么感觉？厦门这边中国疫情控制的都非常好，然后现在的话基本上都是境外输入病例会比较多，所以我们出门很安全。इनका कहना है कि चीन ने इसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा काम किया है, दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश किया है और बाहर जाने में कोई डर नहीं लगता है, एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि क्लियर पता है कि जो बीमार लोग थे वो कहाँ हैं और सभी लोग जो बकाया हैं वो स्वस्थ हैं। 第二个问题问一下，就是练瑜伽你们想怎么样这个肺炎中心的情况？然后是可以提高我们的免疫力。第二个就是在我很烦躁的时候，可以让我内心很平静。好，谢谢。मैंने पूछा है कि योगा प्रैक्टिस करने से इस महामारी के बीच में क्या आपको फर्क पड़ा? इनका कहना है कि जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको काफी मजबूती मिलती है, चित्त शांत रहता है और भीतर से एक मजबूती का एहसास होता है। दुनिया भर में लोग डॉक्टर को सलामी दे रहे हैं। अमेरिका के कनेक्टिकट के सीनेटर हैं साउद अनवर, जो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज की है जिसे कई मरीज़ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हें सलामी देने के लिए उनके शहर की पुलिस और आम लोग अपनी अपनी कार में बैठकर आए, हॉर्न बजाई उन्होंने। और साउद अनवर जो पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर भी हैं और वहाँ के सेनेट में भी हैं, वो घर से बाहर निकले हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरों से इस वक्त सरहदें, मज़हब, हर दीवार जो हम जिन्हें राजनीति ऊंची करने की कोशिश करती है, सब छोटी हो गई है और सबको यही नज़र आ रहा है कि कोई डॉक्टर कहाँ है, कोई अस्पताल कहाँ है जो कोरोना का इलाज हम सब के लिए ढूंढ लाए, हम सब की ज़िंदगी बचा ले। भारत में एक शब्द को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। जहां कन्फ्यूज़न नहीं भी हो रहा है, वहां इस शब्द के कारण सही सूचना सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। यह शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। इसकी जगह पर हिंदी के शब्द या भारतीय भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल आराम से हो सकता था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब लोगों ने अलग अलग तरीके से समझ लिया या नहीं भी समझा। मेरी राय में इसकी जगह पर इस्तेमाल शारीरिक दूरी का भी किया जा सकता था, इस शब्द का भी, लेकिन यह भी थोड़ा भारी भरकम लगता है। इसकी जगह पर अगर हम चाहें, सरकारें भी अपने कैंपेन में चाहें,
तो सिर्फ देह से दूरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो कहें कि देह से दूरी 6 फीट रखनी है, किसी की भी देह से 6 फीट की दूरी रखनी है, तो लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की जगह देह से दूरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक नए फैसले का ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं लेगा, 1 महीने की ही फीस लेगा। जो अन्य मद के पैसे हैं वो नहीं लिए जाएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। इस फैसले का ऐलान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में किया कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पर दी जाएगी। उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ एक सवाल नैतिकता का आता है। बहुत से सरकारी लोग हैं जिनकी सैलरी अभी कम नहीं हुई है, उन्हें भी इस फैसले में रियायत मिल रही है। बहुत से पैसे वाले हैं जो अपने पसंद के स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने के लिए एड़ी चोटी कर देते हैं। कई लोगों के ऐसे मैसेज आए जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर वो भी इस वक्त का फायदा उठाकर किसी ना किसी प्रकार की छूट लेना चाहते हैं। लेकिन इसी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाकई परेशान हो गए, जिनकी सैलरी बंद हो गई है, नौकरी चली गई है। लेकिन ऐसे लोगों को इस छूट में क्यों शामिल किया जाए? अब बात नैतिकता की है। सरकार जब फैसला लेगी तो वो सबके लिए ही लेगी, लेकिन अगर यहां पर डेटा होता तो इन सब के लिए अलग अलग फैसले लिए जा सकते थे। यही नहीं, जो टीचर हैं, ठीक है, उन्हें सैलरी मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, वो सब अपने घर से अपने डेटा से क्लास ले रही हैं, तो उस डेटा का पैसा कौन देगा? ये भी एक नया आइटम है जिसके बारे में स्कूलों को सोचना चाहिए। और हमारा मिडिल क्लास वैसे भी राष्ट्रीय एकता के वक्त, संकट के वक्त एकजुट हो जाता है, तो उस पर भरोसा भी करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में वो आगे बढ़कर हाथ भी बटाएगा। बहुत से जगहों से जो छात्र हैं, जो इलाहाबाद में रहते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। और अब घर से पैसे आ नहीं रहे हैं, कमाई बंद हो गई है। अलग अलग तरह के माता पिता हैं, जो कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन सब की कमाई बंद हो गई है। छोटे बिजनेस वाले हैं, उनके लिए किराया देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया हों या कोई और भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, उन सभी को छात्रों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हमें कई जगहों से गर्भवती महिलाओं की शिकायतें देखने को मिली हैं। दिल्ली की ये खबर हम आपको बताना चाहते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि इस तालाबंदी के चलते गर्भवती महिलाओं पर क्या बीत रही है अस्पताल तक पहुंचने में। दिल्ली के किदवई नगर की एक महिला ने पुलिस की जिप्सी में ही बेटी को जन्म दिया। दोनों इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब मिनी को अस्पताल जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली तो थाने पहुंच गई। रघुवीर नगर पुलिस चौकी जाकर कहा कि लेबर पेन में है। तभी महिला पुलिसकर्मी सुमन ने थाने के एसएचओ कुमार कुंदन को जानकारी दी और जिप्सी में बिठाकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। नर्सिंग होम पहुंचने से पहले ही एक बेटी दुनिया में आ गई। सुमन और कुंदन जी को शाबाशी। लेकिन सोचिए कितनी ऐसी महिलाएं इस परेशानी से इस वक्त गुजर रही होंगी। कम से कम जिलाधिकारियों को हर गर्भवती महिला की सूची लेकर उस हिसाब से इमरजेंसी प्लान बना लेने चाहिए और सभी तक सूचनाएं पहुंचा देनी चाहिए। जब भारत में कोरोना को लेकर सिस्टम अलर्ट होने की दिशा में आया, तब अस्पताल के डॉक्टर अपने सिस्टम के भीतर देखने लगे कि उनके पास पीपीई किट है या नहीं है, N95 मास्क है या नहीं, ग्लव्स है या नहीं, दस्ताने भी नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों तक तो इंतज़ार किया, लेकिन सबका सब्र टूटने लगा और वो आपस में चंदा करके इन चीज़ों का इंतज़ाम करने लगे।
क्या ये अपराध की वजह हो सकती है? आप सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा, अगर किसी डॉक्टर ने खुद कुछ किया है तो क्या उसकी सजा मिलनी चाहिए? बाड़ा हिंदू राव की एक घटना बताती है जहां डॉक्टर पीयूष को सस्पेंड कर दिया एमएस ने कि आपने अपने स्तर पर चीजों को जमा किया और खुद ही बांट दी। इस वक्त जहां एक एक व्यक्ति की इस लड़ाई में जरूरत है, सरकार यहां तक कि जो सेवा से जा चुके हैं इस्तीफा देकर, उन्हें भी बुलाना चाहती है कि वो आएं और मदद करें। क्या इस वक्त अहंकार या अहंग का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए कि इन सब बेतुकी बातों पर किसी डॉक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए? क्या ऐसी बातों को संज्ञान में सरकार को नहीं लेना चाहिए कि ऐसी हरकतें इस वक्त अस्पताल के भीतर होनी ही नहीं चाहिए? रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए कि डॉक्टर पीयूष के साथ क्या हुआ। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर पीयूष पुष्कर को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अस्पताल में तनख्वाह और दूसरे संसाधनों की कमी का सवाल उठाया था। उन पर अस्पताल को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। डॉक्टर को हटाने के बाबत उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी ने लिखा है कि इन सज्जन की तरफ से खराब काम किया गया, जिसकी वजह से इन्हें बर्खास्त किया गया है। इन्होंने अस्पताल के स्टोर रूम में रखे सुरक्षा सामान को बांट दिया, जिससे दूसरे डॉक्टरों की जिंदगी को खतरा हो गया था। इनके जरिए फैली इस अव्यवस्था को संस्थान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जबकि डॉक्टर पीयूष का कहना है कि उन्होंने अपने पैसे और दोस्त के एनजीओ से मास्क और फेस शील्ड मंगवाकर अपने साथी डॉक्टरों में बांटे थे ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। वर्षा मैम यदि बोलती है कि मैं चोर हूं मैम, तो मैम उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मैं चोर हूं। ऐसे मैम मेडिकल प्रोफेशन पे हर डॉक्टर को उन्होंने खींच दिया है मैम, इस बात पे कह के कि एक डॉक्टर चोर है। मैम क्या वही काम कर रही है? वी आर नॉट वर्किंग, हमारा रिस्क, हमारा लाइफ उनसे ज्यादा खतरे में है मैम। एंड शी इज टेलिंग मी थिफ। मैम उनसे पूछो मैम, एक आईएएस ऑफिसर होके मैम ये स्टेटमेंट देना बिना कुछ इंक्वायरी बैठाए। उधर डॉक्टरों के समर्थन में एम्स, आरडीए जैसे संगठन भी आ गए। विवाद बढ़ता देख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर पीयूष के बर्खास्तगी के मुद्दे पर निगम कमिश्नर वर्षा जोशी से बात की है और डॉक्टर से बात करके इस मामले को सुलझाने के लिए बोला गया है। वहीं खुद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर अवतार सिंह भी मानते हैं कि ये वक्त कोरोना वायरस से लड़ने का है, न कि डॉक्टरों को बर्खास्त करने का। इस संकट की घड़ी में जब हमें डॉक्टरों की बहुत सख्त आवश्यकता है, तो इस समय के अंदर हमको उसे निष्कासित नहीं करना चाहिए था। हमें उसको सख्त वार्निंग देकर एक बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना के लिए एक एक डॉक्टर की बहुत सख्त आवश्यकता है। जो भी मामला होगा मैं उसे संज्ञान में लेकर जैसे भी बात करनी होगी कर आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को हो चुका है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के कारगर उपाय नहीं किया गया तो कोरोना वायरस से निपटना बेहद मुश्किल होगा। इसी के चलते अस्पताल को अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान देना होगा, न कि मास्क और पीपीई किट की कमी सामने लाने वालों पर कार्रवाई करना चाहिए। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।